Recording in progress. तो कल हम लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस तक कर लिया था। आज हम लोग बात करते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होती है? देखो, सेल पानी अपने अंदर खींचे और इतना पानी खींच ले, इतना पानी खींच ले कि उसके बाद में वो फुल्ली डिस्टेंड हो जाए, यानी पूरा फूल जाए और ज्यादा पानी इसके अंदर नहीं आ पाए। नो मोर वाटर कैन एंटर द सेल। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिडिटी, और ऐसे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, सेल ने पानी खींचा और इतना पानी खींचा कि इसके बाद में फर्दर और पानी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब चाहे डिफ्यूजन के थ्रू खींचाओ, चाहे ऑस्मोसिस के थ्रू खींचाओ, किसी के भी थ्रू, सेल के अंदर इतना पानी आ गया कि अब और पानी इसके अंदर नहीं आ सकता। और जब और पानी इसके अंदर नहीं आ सकता है तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल, और इस फिनोमेना को बोलते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, और इससे उल्टा जब पूरा पानी बाहर निकल जाए, पूरा पानी बाहर निकल जाए, तो हम इसे बोलते हैं फ्लैसिडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लैसिडिटी या प्लाज्मोलाइज्ड, यानी शेल कैसा हो जाए? श्रिंक हो जाए। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। जब पूरा पानी बाहर निकल जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस या फ्लैसिडिटी कहते हैं, और सेल को हम कहेंगे फ्लैसिड सेल। ठीक है, या प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जैसे आप अंगूर को लीजिए और आप कैसे पानी में रख दीजिए, आप रख दीजिए ऐसे पानी में कि जिसमें बहुत सारा क्या हो, नमक डला हो, बहुत सारा नमक, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। कैसा हो गया? तो अंगूर के अंदर का पूरा जो पानी है वो कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस में, और वो कैसा हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा या फ्लैसिड हो जाएगा। और फिर उस अंगूर को निकालकर आप नॉर्मल पानी में रख दीजिए, तो पूरा पानी अंदर जाएगा, यानी उसके अंदर क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस, उसके अंदर जाएगा पानी, और अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक बार फिर से फूल जाएगा, और वो आपका कैसा हो जाएगा? टर्जिड। कैसा हो जाएगा? समझ में आ गई बात? अब जब ये सेल पूरी तरीके से यहां पर फूल जाता है, जब ये फूल जाता है तो सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी कंटेंट हैं, ये सारे कंटेंट सेल वॉल पर, सेल मेम्ब्रेन पर नहीं, किस पर? सेल वॉल पर प्रेशर लगाते हैं। सेल वॉल पर एक प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाती हैं टर्जिड कंडीशन में, उसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? और जैसा कि हमें मालूम है हर एक फोर्स का ऑपोजिंग फोर्स होता है, तो ये वॉल भी तो यहां पर प्रेशर लगाएगी, किस पर? सेल कंटेंट पर। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वॉल प्रेशर। क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर इसे कहते हैं। जो सेल वॉल प्रेशर लगाती है सेल कंटेंट के ऊपर, इसे वॉल प्रेशर कहते हैं, और सेल कंटेंट जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और वॉल प्रेशर क्या होता है? अपने आप में एक रिएक्शनरी प्रेशर होता है। रिएक्शनरी प्रेशर मतलब इसके रिएक्शन में आया, किसके? टर्गर प्रेशर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हमें ये मालूम है सॉल्यूट के पार्टिकल जो रहते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल रहते हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल में से पास हो जाते हैं। याद रखना, सेल वॉल में से पास हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। कौन? सॉल्यूट के पार्टिकल। अच्छा, वो ऑस्मोसिस में क्या होता था? सॉल्वेंट पार्टिकल जाते थे कहां से कहां? फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन जाते थे? सॉल्वेंट के पार्टिकल। ठीक है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा पाते थे, वो नहीं जाते थे क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। अब यहां क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट कराते हैं, कहां से? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर, यानी जस्ट उल्टा मूवमेंट करा रहे हैं। जहां सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? कम है, उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर, यानी जस्ट उल्टा रास्ता,
नॉर्मल रास्ता क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज कहां जाती है, लोअर कंसंट्रेशन। देखो बेटा, हमने ये बनाया, समझना बात को। अब यहां हमने क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होंगे। कहां से पास होंगे, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन कराएं तो डिफ्यूजन में क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल कहां से कहां पास होंगे, हाइपरटोनिक से। अगर डिफ्यूजन कराते हैं तो बात समझ में आई है, नहीं आई है। यहां हम जस्ट उल्टा कह रहे हैं। उल्टा क्या कह रहे हैं, यहां हाइपोटोनिक से आप कहां पास करा रहे हो, किसे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में पास करा रहे हो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी जो चीज नहीं आनी चाहिए वो चीज हो रही है। और अगर वो चीज हो रही है तो मतलब गलत चीज हो रही है, और गलत चीज हो रही है तो हम उसकी स्मगलिंग करेंगे, और स्मगलिंग करेंगे तो इसमें क्या खर्च होगा, पैसा। तो यानी कि इसमें क्या होता है, इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे भाई नदी इधर से इधर की ओर अपने आप बह रही है, आपने कोई लकड़ी का लॉग डाल दिया, ये अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, तो ये क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आपको यहां इसे उल्टा बहाना है, तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं, ठीक है। अगर मशीन वाली बोट है तो फिर आपको मशीन चलानी पड़ेगी, पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। हाथ वाली हो तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में चलोगे तो आप इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो कहां होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कहां होता है, तो देखो बेटा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके जो आइंस रहते हैं, आइंस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट में बहुत सारे आइंस रहते हैं। नाइट्रेट आयन रहता है, किसी में सल्फेट होता है, किसी में पोटेशियम होता है, किसी में जिंक होता है, किसी में मैग्नीज होता है। और इनका कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होता है, सेल सैप में। सेल सैप क्या होता है, जो रूट हेयर्स रहते हैं, रूट हेयर्स के अंदर जो इनका कंसंट्रेशन रहता है उसी को हम सेल सैप बोलते हैं। आइंस का जो कंसंट्रेशन रहता है उसे हम कहते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं, इनका कंसंट्रेशन यहां क्यों ज्यादा रहता है, ताकि ये मिट्टी से पानी को खींच सकें, मिट्टी से पानी को खींच सकें। तो इसका मतलब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है यहां पर, मिट्टी से भी ज्यादा है यहां पर इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। दे हैव हाई कंसंट्रेशन इन द सेल सैप, लेकिन फिर भी आउटसाइड वाटर से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं रूट सेल से, दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय रूट सेल। पर फिर भी इनकी जरूरत तो पड़ती है, इनकी जरूरत तो पड़ती है भाई, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स है तो इन्हें ऊपर तक पहुंचाना है ना। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से ये नहीं जा पाएंगे, सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, अंदर ये आयंस ज्यादा है। तो इसके लिए स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल्स को हम लगाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और यही इन्हीं का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इन्हीं का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। याद करिए जरा, मैंने यहां पर ये डायग्राम बनवाया था, कहां गया, ये गया, ये देखिए, ये वाली जो प्रोटीन होती है, कौन सी, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन्हीं के थ्रू जो भी चीज आपको क्या चाहिए, जो नॉर्मली सेल के अंदर नहीं आ सकती है, तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू एक अपना चैनल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, चैनल। और इसी चैनल के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू इन सब चीजों को पास करते हैं जो अलाउड नहीं होती है, जो नॉर्मल डिफ्यूजन से नहीं आ सकते। और यहीं पर एनर्जी खर्च हो जाती है, तो हम इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे बजरंग बैजन में था ना, वो जाते तो हाँ टनल बनाकर नीचे से जाते, उसके लिए पैसे देने पड़ते, तो वैसे ही यहां भी एनर्जी खर्च होगी यहां से जो भी अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट आता है रूट प्रेशर।
द प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू सेल ऑस्मोसिस in the root cell by which continuous inward movement of water takes place is termed as root pressure. अब देखो, एक सेल से दूसरे सेल में पानी पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? मैंने आपको बताया था, जैसे ये यहां से पानी लेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है इस सेल में, ये आपका कैसा है, ये आपका था हाइपरटोनिक। कैसा था? हाइपरटोनिक। ठीक है, और यहां पर एक दूसरा सेल लगा हुआ है, तो इसने हाइपरटोनिक था तो इसने बाहर से पानी ले लिया। अब ये हाइपरटोनिक से क्या बन गया? हाइपोटोनिक बन गया कि नहीं? हाइपोटोनिक बन गया। यहां इस वाले सेल में कम पानी है, तो ये कैसा बन जाएगा? ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो अब ये यहां से हाइपोटोनिक से पानी फिर वापस किसे दे देगा? ऊपर वाले को दे देगा, ऊपर वाले सेल को ये पानी दे देगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये ऊपर वाले सेल को पानी दे देगा। अब देखो, इसके ऊपर भी एक सेल लगा हुआ है। अभी सपोज करो ये दोनों कैसे थे, एक बार शुरू से समझ लो, पूरी बात शुरू से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपका ये कैसा था? हाइपरटोनिक था। किससे? ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से हाइपरटोनिक था, इसने पानी लिया। अच्छा, ये दोनों कैसे थे? आइसोटोनिक, इनका कंसंट्रेशन सेम था। समझ में आई ये बात? अब देखो, जैसे ही इसने पानी लिया तो ये हाइपरटोनिक से क्या बन गया? हाइपोटोनिक बन गया, पतला हो गया ना ये। तो इसके कंपैरेटिवली ये क्या है? हाइपरटोनिक है। तो ये यहां से पानी खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? और पानी खींच लेगा तो अब ये हाइपरटोनिक से ये क्या बन जाएगा? ये हाइपोटोनिक बन जाएगा। और जैसे ये हाइपोटोनिक बना तो ये कंपैरेटिवली क्या हो गया? ऊपर वाला हाइपरटोनिक हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये इससे पानी खींच लेगा और ये फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो ये फिर से यहां से पानी खींचेगा, फिर से पानी देगा, ये फिर पानी आगे पास करेगा, ये अपने से ऊपर वाले सेल में पानी पास करता रहेगा। तो सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू ये मूवमेंट होगा, है ना। इसकी वजह से रूट में एक प्रेशर जनरेट होगा, जिस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर। और इसकी वजह से कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट होता है। किसका? वाटर का। वाटर का कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट होता है और कुछ इंचेस तक ये पानी को ऊपर चढ़ा देता है, ये रूट प्रेशर। समझ में आ गई बात? इसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको बता दिया है। सेल का जब श्रिंकेज होगा तो हम उसे बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस या फ्लैसिड सेल। और फिर से अगर इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, किसमें डाल दिया जाए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें कंसंट्रेशन कम हो, तो वहां से पूरा पानी इसके अंदर आ जाएगा। आउटसाइड वाटर एंटर्स द प्रोटोप्लाज्मा थ्रू एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया और ये सेल टर्जिड हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस जब पानी निकल जाता है और सेल जो रहता है वो श्रिंक हो जाता है, और डीप्लाज्मोलाइसिस जब ये वापस पानी को गेन करके फिर से ये टर्जिड हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। बेटा प्रोसेस तो डीप्लाज्मोलाइसिस हुई ना, सेल टर्जिड हो गया। अच्छा, टर्जिडिटी में और डीप्लाज्मोलाइसिस में अंतर जो अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो अंतर ये होता है कि टर्जिडिटी में आप नो मोर वाटर कैन एंटर, यानी वो पूरा फूल गया, और डीप्लाज्मोलाइसिस में जितना भी उसने पानी लिया तो वो डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाएगी। तो डीप्लाज्मोलाइसिस की जब एंड आ जाए, एक्सट्रीम आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं टर्जिडिटी, जब पानी लेना फर्दर बंद कर। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की क्या एप्लीकेशन है? तो सबसे पहले होता है सॉल्टिंग ऑफ मीट। देखिए, मीट वगैरह पैक होकर फॉरेन जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो उनमें तो बग्स पड़ सकते हैं, जरा जरा में कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। तो वो सड़े नहीं, इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं? खूब सॉल्ट मिलाते हैं, सॉल्ट से घिसाई करते हैं। लेदर रहता है, लेदर की तमाम चीजें बनती हैं, बेल्ट बनते हैं, पर्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। तो ये लेदर सड़े नहीं, बदबू ना मारे, इसलिए हम क्या करते हैं? इसका डीप यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस नहीं, प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। खूब यहां पर दम से उसे हम लेकर सॉल्ट से रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं। तो जब सॉल्ट से इतना रगड़ते हैं तो सेल अपने अंदर का पूरा पानी बाहर निकाल देता है,
और जब पूरा पानी बाहर निकाल देगा तो सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और पानी की वजह से ही सेल जो रहते हैं वो खराब होते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ते हैं। जब ये पूरा पानी यहां से निकल जाएगा तो अब ये सेल्स खराब नहीं होंगे, ये लेदर आपकी खराब नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया जर्म्स भी मौजूद हैं तो बैक्टीरिया और जर्म्स के अंदर भी तो सेल हैं। तो इतना सारा अगर पानी पड़ा हुआ है, इतना नमक पड़ा हुआ है, यानी बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है। कैसा है, तो उन बैक्टीरिया या सेल के अंदर से पूरा पानी निकल जाएगा, वो बैक्टीरिया और जर्म्स भी मर जाएंगे, वो बैक्टीरिया और जर्म्स भी आपके मर जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अचार वगैरह डालते हैं, है ना, उसमें खूब सारा नमक डालते हैं। नमक क्यों डालते हैं, ताकि बैक्टीरिया जर्म्स या फंगी, जो फंगस रहता है वो आपका उसमें जर्मिनेट ना हो पाए। बात समझ आई है। पिकल्स के अंदर यानी अचार के अंदर हम खूब सारा सॉल्ट डालते हैं। हाँ हाँ, जैसे आपकी लीच होती है, लीच जो रहती है वो आपका खून चूसती है, आपकी चिपक जाएगी, तो आपको उसे छुड़ाना है तो आप खूब सारा नमक डाल दीजिए। नमक डाल दोगे तो वो अपने आप छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी, उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, उसका पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, आप सामने देख सकते हो, ठीक है? नमक डालते हैं, मेनली नमक ज्यादा। अब आपने दूसरी चीज देखी होगी, जो जैम्स रहते हैं, जेलीज रहती हैं, ये कभी भी खराब नहीं होती हैं। क्यों खराब नहीं होती हैं, शुगर का कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है, शुगर का कंसंट्रेशन इसके अंदर काफी ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो कैसा सॉल्यूशन बन गया, हाइपरटोनिक। अब अगर जर्म्स इसके ऊपर जाकर बैठेंगे तो उनका पूरा पानी निकल जाएगा उनके सेल्स का, और उनके अंदर डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, वो मर जाएंगे। बात समझ आ रही है। ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स, देखो पहले जो आदमी लोग रहते थे वो आपकी समुद्र यात्रा पर निकलते थे तो विटामिन सी उन लोग को नहीं मिलता था, तो विटामिन सी नहीं मिलता था तो स्कर्वी बीमारी हो जाती थी, ठीक है, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। तो इन लोग ने क्या किया, इन्होंने अपना एक ड्रिंक तैयार किया, किसका, विटामिन सी का। अब कहने लगे अगर इतने दिन के सफर पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो उन्होंने प्रिजर्वेटिव के तौर पर सबसे पहले शुगर को यूज किया। इस समय वो क्या डालते थे, खूब सारी शुगर डालते थे, और शुगर डालते थे तो इससे क्या होता था, जर्म्स वगैरह नहीं लगते थे और ये खराब नहीं होता था। तो शुगर को फर्स्ट टाइम ऐसे ही यूज किया एज अ प्रिजर्वेटिव। अब हम अपनी कोल्ड ड्रिंक्स जितनी रहती हैं उसके अंदर शुगर डालते हैं। अच्छा, बाजार में जो हम जूस लेने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या वो पूरा जूस है, नहीं, जूस रखोगे तो जूस खराब हो जाएगा, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें भी शुगर सिरप डालते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट की शुगर को डालते हैं, जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। तो वो आप जो जूस पी रहे हो वो एक्चुअल में जूस नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक का ही कंटेंट है। शुगर इतनी ज्यादा है उसमें कि जितना फायदा नहीं करेगा उससे ज्यादा ये नुकसान करेगा। जो आप तमाम अलग अलग तरीके के जो जूसेस आप खरीदते हो अलग अलग ब्रांड के, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये आपके क्या करते हैं, ये उसमें नुकसान करते हैं, आपकी सेहत को उल्टा नुकसान करते हैं, क्योंकि इसमें शुगर वगैरह डालकर इसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और शुगर कंटेंट एक लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। शुगर जरूरी भी है पर जरूरत से ज्यादा हानिकारक भी है, ठीक है। अब जो प्लेग्राउंड रहते हैं, प्लेग्राउंड में आपकी क्या, घास फूस ये सारी जंगली चीजें ना उगें, क्योंकि प्लेग्राउंड तो हमेशा साफ चाहिए, वो बार बार उगाएंगी। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, प्लेग्राउंड में यहां पर खूब सारे सॉल्ट को स्प्रिकल किया जाता है, छिड़का जाता है। क्यों छिड़का जाता है, इससे क्या होगा, जितनी भी जमीन के नीचे पेड़ हैं, ठीक है, तो वो पेड़ में उल्टा यहां पर ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी अब वो रूट्स पानी को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहां पर कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। कैसा हो गया, तो वो उल्टा जो आपके जितने भी वहां पर पेड़ पौधे उग रहे थे उनसे उल्टा पानी लेना चालू कर देगा ग्राउंड, और जब ग्राउंड उल्टा पानी उनसे लेना चालू कर देगा तो फिर उनके रूट सेल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वहां पेड़ नहीं उगेंगे, ठीक है। हाँ, पानी में घोल के एसिड भी स्प्रिंकल कर दो, चाय जैसे आप कर सकते हो इसे, ठीक है। प्लांट्स ग्रोइंग इन द वॉल, दीवारों में भी प्लांट निकल आते हैं, आपने देखा होगा कई बार।
आप तोड़ देते हो फिर उगाते हैं, फिर उगाते हैं, अंदर अंदर फैलते हैं। तो ये बिल्डिंग को भी क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग की फाउंडेशन में भी उगाते हैं और बिल्डिंग को खराब कर सकते हैं। तो ये ना उगे दोबारा, बार बार ना उगे, इसलिए हम लार्ज क्वांटिटी में सॉल्ट्स को डालते हैं इनके रूट के पास, ताकि ये रूट को मार दें। और आपका यहाँ पर रूट मरेगा तो किस प्रोसेस से, प्लाज्मोलिसिस से, और दोबारा ये जर्मिनेट नहीं हो, दोबारा ये आपके पैदा नहीं हो। ठीक है, तो ये इसके सिग्निफिकेंस होते हैं प्लाज्मोलिसिस के। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं रूट। रूट क्या होता है? प्लांट का अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पार्ट होता है। प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता है, रूट कहां की ओर बढ़ती है, नीचे की ओर बढ़ती है। रूट के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। पहली बात तो प्लांट को फिक्स करके रखना जमीन में। जहां पर प्लांट नहीं होते हैं वहां पर आपने देखा होगा नदी नदी के पास में सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। मिट्टी को पकड़ के रखता है प्लांट, मिट्टी प्लांट को पकड़ती है और प्लांट मिट्टी को पकड़ता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। जितने भी अब नदी से जैसे आसपास के किनारे गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, उसका रीजन ये है कि प्लांट हम लोग कम लगा रहे हैं, तो वो मिट्टी की उतनी अच्छी पकड़ नहीं रह पाती है, तो पानी बड़े आराम से उसे इरोड कर देता है। ठीक है, तो एक तो प्लांट को सॉइल में जमा कर रखना, ये काम रहता है रूट का। दूसरा जो काम रहता है वो रहता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और डिसॉल्व मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। मिनरल सॉल्ट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स और इसे प्लांट के अंदर पहुंचाती हैं, क्योंकि इन्हीं मिनरल्स की तो जरूरत पड़ती है एज ए न्यूट्रिएंट। और तीसरा काम रहता है कंडक्ट वाटर मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड्स टू द स्टेम। इसे सॉइल से तो एब्जॉर्ब किया ही किया और साथ में से स्टेम तक में भेजा और अल्टीमेटली इन न्यूट्रिएंट्स को कहां भेजा, लीव्स में, ताकि आपका ये फोटोसिंथेसिस वगैरह कर पाए। ठीक है, तो रूट के 3 काम होते हैं। पहला, सॉइल के अंदर प्लांट को जमाना। दूसरा जो काम रहता है वाटर और मिनरल्स को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, कहां से, सॉइल से। और तीसरी बात, इसी वाटर को और मिनरल्स को अपवर्ड स्टेम तक और अल्टीमेटली लीव्स तक पहुंचाने का काम। ये 3 काम होते हैं रूट के। ठीक है, ये काम रूट कैसे कर लेती है? द कैरेक्टर विच मेक्स रूट एफिशिएंट। रूट इतनी एफिशिएंट कैसे हो जाती है, इतना सारा पानी और इतने सारे मिनरल्स को कैसे ले लेती है? तो आपको मालूम है रूट में से हेयर्स निकलते हैं, बहुत पतले 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 पतले। और जब बहुत पतले पतले हेयर्स निकलते हैं तो वो एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं। देखो बेटा, लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे हमने ये एक बॉक्स लिया, सपोज करो हमारे पास में ये आइस का टुकड़ा है या कोई सा भी बॉक्स है, चलो इसमें सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? वह एरिया जो एयर के टच में। ठीक है, हम उससे बोलेंगे कौन सा होगा, एक, दूसरा बगल में, तीसरा यहां, ठीक है, चौथा पीछे से, पांचवा आगे से। कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं? अब जरा इसे तोड़ दो बीच में से, तो 2 और एरिया यहां पर जनरेट हो गए कि नहीं हो गए? इसे और तोड़ दो, इसे और तोड़ दो, तो 2 एरिया और जनरेट हो गए। तो जितना पतला पतला इसे तोड़ते जाओगे तो उतने एरिया जनरेट होते जा रहे हैं कि नहीं? तो बताइए, एक सॉलिड में, एक बड़े पीस में ज्यादा सरफेस एरिया होगा या आपका पिसे हुए ग्राइंडेड में? ग्राइंडेड में ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा कि नहीं? जो चीज को जितना छोटा करते जाते हैं उतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है। तो ऐसी रूट्स भी बहुत पतली पतली होती है, इसकी वजह से ये ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। और जब ह्यूज यानी बहुत ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ये खूब सारे पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। दूसरी बात, सेल सेप में इनका हाइयर कंसंट्रेशन होता है, किसका, न्यूट्रिएंट का। इसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस को कर पाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, रूट हेयर्स की वॉल इतनी थिन होती है कि ये बड़े आराम से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्टेम इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जितने कौन कर सकते हैं, रूट हेयर्स, क्योंकि इनकी वॉल कैसी है, बहुत पतली है। एक छोटे से भी प्लांट को अगर आप निकाल कर देखोगे तो उसमें देखो हजारों लाखों रूट हेयर्स रहते हैं। तो बड़े प्लांट में इतनी बड़ी बड़ी रूट्स रहती हैं, तो उनमें कितने रूट हेयर्स होते होंगे, हर एक बड़ी बड़ी रूट में से कितने रूट हेयर्स निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्पेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। एक रूट हेयर के बारे में बात करें तो वो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है। एक रूट हेयर एक ही सेल का बना हुआ होता है। इसके बाहर सेल वॉल है,
अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और यहीं पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस मौजूद होता है ये, ठीक है। और यहीं पर कुछ एक वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और यहीं पर आपके सॉल्ट वगैरह जमा रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल सेल। और फिर ये कनेक्टेड होता है ऐसे जाकर अलग अलग सेल्स के साथ, ठीक है। तो एक रूट हेयर एक अकेला सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर सेल होता है, ठीक है। सेल वॉल, जो रूट हेयर की जो सेल वॉल रहती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मतलब वो सॉल्यूट को भी अंदर आने देगी और वो सॉल्वेंट को भी अंदर आने देगी। इट फ्रीली अलाउज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल। ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास ऑन होने देती है, ठीक है, लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल को ये पास ऑन नहीं होने देगी। तो लार्जर मॉलिक्यूल कैसे आएंगे अंदर, कैसे आएंगे, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर आएंगे। क्लियर है भाई? चलिए अब कल से पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म, कि रूट्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं, कैसे पानी को ऊपर ले जाते हैं।